एवरीवन, मैं अमित मौर्य। वेलकम टू वैदिक आईएएस। आज हमारा अर्थव्यवस्था श्रृंखला में 5वां लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले हमारे द्वारा 4 लेक्चर्स को कवर किया गया है, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था से संबंधित मूलभूत बातों को जाना है। हमारे इस टॉपिक में आज लास्ट लेक्चर होएगा, जिसमें हम अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी मूलभूत बातों को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारे द्वारा एक क्विज का लेक्चर रखा जाएगा, जिसमें हम अपनी फर्स्ट चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपके द्वारा। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप एनालाइज कर सको कि आपने कितना पढ़ा है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चन होंगे आपकी ये पीसीएस और यूपीएससी लेवल के होंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। देखिए, हमारे द्वारा चौथे लेक्चर में अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण आपका सरकार और राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर 3 भागों में किया था, जिसमें पहला था आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा था आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा था आपका इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप, जिसको हमने बोला था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, यहाँ विकास को कहने से तात्पर्य है किसी देश की स्थिति कैसी है, अर्थात वो डेवलपमेंट है या नहीं, वहाँ पर सड़कें अच्छी हैं या नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के स्कूल, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ की हेल्थ सिचुएशन कैसी है। तो हम इन आधारों पर किसी देश के विकसित या अविकसित या अल्पविकसित होने का आकलन करते हैं। तो इन तीनों ही जो डिफरेंस है इसके, विकसित अर्थव्यवस्था, आपका विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंतरों को जानेंगे, और हम इस चीज़ को भी जानेंगे कि हम किस आधार पर इन अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। इन अर्थव्यवस्थाओं को पहचानने की ट्रिक क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला है यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था जहाँ तक है उन अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है जहाँ पर औद्योगिकीकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग 1930 से 1950 के पहले ही हो चुका था। अर्थात जो लोग औद्योगिकरण की जो इनकी पॉलिसीज़ थी वो 1930 और 1950 के आसपास ही अपना ली गई थी। अर्थात ये औद्योगिकरण में काफ़ी तीव्र गति से कार्य कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि भारत अपने औद्योगिकरण को अभी बढ़ा रहा है, अभी वर्तमान में बढ़ा रहा है। आज़ादी के टाइम पे भारत में औद्योगिकरण कुछ नहीं था, बट ऐसे ही आपके कुछ कंट्रीज़ थी, जैसे कि आपका यूएस था, उसने 1945-46 के पास ही परमाणु क्षमता विकसित कर ली थी, और वहाँ की इंडस्ट्री इतनी कठोर थी कि इतनी मजबूत थी कि वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता था उस टाइम पे भी। उसके अलावा आपका इंग्लैंड है, आज जापान है, और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कुछ, जहाँ पर औद्योगिकरण आज बहुत तीव्र गति से हो रहा है, ठीक है। इनके द्वारा जो औद्योगिकरण की शुरुआत वो बहुत पहले ही हो गई थी, अर्थात 1930 से 1950 के आसपास, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है सेकंड लाइन में कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनकी जीडीपी में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम है। देखिए, हमने जब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण आर्थिक गतिविधियों के आधार पर किया था, तो हमने तीन भागों में अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया था। एक तो फर्स्ट सेक्टर था, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, एक दूसरा था आपका द्वितीयक सेक्टर, जिसमें हमने इंडस्ट्री का था, ठीक है, और तीसरा था आपका सेवाएं जैसे रेलवे, आपका बैंकिंग सेवा और कुछ आईटी सेक्टर हो गए, तो इन सब चीज़ों को रखा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनकी जीडीपी में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ही कम है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र को हमेशा एग्रीकल्चर से जोड़ देना, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर एग्रीकल्चर का तो योगदान बहुत कम है, परंतु ऐसे देशों में जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है आपका, और जो तृतीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र हो गया आपका औद्योगिकरण, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और तृतीयक क्षेत्र वो सेवाओं में भी आगे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन में बताया जा रहा है अर्थी काफ़ी उत्तम है। देखिए, यहाँ कहने से तात्पर्य है कि ऐसी जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर आपके कॉलेज, ठीक है, आपके स्कूल, हेल्थ चीज़ें हैं, वहाँ पर काफ़ी तीव्र है, मतलब कि बहुत उच्च किस्म की हैं।
तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई भी सिंपली सवाल करता है कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप उसको सीधा आंसर देना कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर औद्योगिकरण का प्रारंभ बहुत पहले अर्थात 1930 से 1950 के आसपास ही हो गया था, तथा जिनकी जीडीपी में आपके प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम है, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं के एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। एक तो आपका यूएस अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारी आपकी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अभी 2019 में आपका साउथ कोरिया भी विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आया है, क्योंकि साउथ कोरिया द्वारा खुद ही घोषणा की गई थी कि हमें विकासशील अर्थव्यवस्था से उठाकर विकसित अर्थव्यवस्था में रख लीजिए। आई होप आपको विकसित अर्थव्यवस्था क्लियर हो गई थी। आइए देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है और तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था पे आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में भार होगा वो अधिक होगा। तो पहली लाइन में यही बताया जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राथमिक क्षेत्र सिकुड़ रहा है, दूसरे शब्दों में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है। नेक्स्ट बताया गया आपका ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हो रही है तथा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था सिंपली आप समझ गए हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी तो अधिक थी, परंतु ये निरंतर धीरे धीरे जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कम हो रही है, और अब हिस्सेदारी किसकी बढ़ती जा रही है? आपकी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के बाद जब प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल लो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जब ऊपर चला जाएगा योगदान इनका जीडीपी में, तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था है आपकी विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी लाइन में बताया जा रहा है आपका जहां औद्योगिकरण थोड़ी देर से प्रारंभ हुआ है परंतु अब यह तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए जो विकसित अर्थव्यवस्था है जो अभी वर्तमान की, वहाँ पर औद्योगिकरण 1930 से 1950 के आसपास प्रारंभ हुआ था, परंतु जो विकासशील अर्थव्यवस्था है वहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो रही है। तो वहाँ पे जो 1930 और 1950 के आसपास आपके औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तो इतने 70-80 सालों में वहाँ के कंट्रीज़ ने या वहाँ के उद्योगों ने संसाधनों का इतनी तेज़ी से दोहन करना स्टार्ट किया है कि उनके पास बहुत कम संसाधन बचे हुए हैं, बहुत कम रिसोर्सेज बचे हुए हैं, अर्थात उन्होंने अपने संसाधनों की उच्चतम क्षमता का प्रयोग कर लिया है। परंतु अगर हम यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो यहाँ के जो संसाधन हैं, क्योंकि संसाधनों का यूज़ हुआ ही नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है इन देशों में, औद्योगिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, और औद्योगिकरण की प्रक्रिया अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, हाल ही में ये औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है। तो संसाधनों का प्रयोग अब यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट किया है, अर्थात इन्होंने अपने संसाधनों की अत्यधिक दोहन क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं किया था, परंतु अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस कारण ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण का हिस्सा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर से औद्योगिकरण की ओर प्रतिस्थापित हो रही है। समझ में आया होगा आपको। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और यह विकासशील से विकसित बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे देशों में भारत, ब्राज़ील, चीन, साउथ अफ्रीका इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो यहाँ सिंपली बताया जा रहा है कि जिस देश में आपका एग्रीकल्चर का हिस्सा सिकुड़ रहा है जीडीपी में और आपका औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। एक टाइम पीरियड के बाद जब एग्रीकल्चर का हिस्सा पूरा ही डाउन आ जाएगा और औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाएगा, तो ये विकासशील से सीधा विकसित की ओर छलांग लगाएंगे, अर्थात ये विकासशील से विकसित की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में भारत, ब्राज़ील, चीन, साउथ अफ्रीका इत्यादि कंट्रीज़ को रखा जाएगा। देखिए, जो अभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उच्च संसाधन दहन या उनका दोहन करने की क्षमता प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने संसाधनों का पूरा यूज़ किया है। परंतु जो अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें भारत, ब्राज़ील, चीन, साउथ अफ्रीका को रखा जाता है, ये अभी अपने संसाधनों का अच्छे से यूज़ करना इन्होंने प्रारंभ ही किया है। आने वाले टाइम में ये अर्थव्यवस्थाएं इन जो अभी की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित करेगी और इनसे आगे जाएंगे ये कंट्रीज़, भारत, ब्राज़ील, चीन, साउथ अफ्रीका। अभी देख रहे हैं आप कि चीन ने कैसे अमेरिका को परेशान किया है।
ठीक है, ब्राज़ील कैसे आगे जा रहा है, भारत की पॉलिसीज़ देखिए, साउथ अफ्रीका की पॉलिसीज़ देखिए। तो एक टाइम के बाद जब यहाँ पर औद्योगिकरण प्राप्त कर लिया जाएगा तो ये विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनकी जीडीपी देखिए किसी भी देश की ईयरली आय होती है। जैसे कि हमारी आय होती है मंथली या ईयर के हिसाब से ले लीजिए, उसी प्रकार जीडीपी किसी देश की आय है। जब जीडीपी पढ़ेंगे हम तब ये हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल से डीपली घुस के पढ़ाएंगे, परंतु आप बस यहाँ समझ लीजिए कि जीडीपी किसी देश की आय है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत अधिक है और यहाँ पर अभी भी उदारीकरण जैसी नीतियों का प्रवेश नहीं हुआ है। सेकंड में बताया जा रहा है अफ्रीका के अधिकतर देशों को इसी कैटेगरी में शामिल किया जा विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसे कंट्रीज़ को या ऐसे देशों को कहा जाता है जिनकी जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब कि 70 से 80% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और जो आपका द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है, आपका जो औद्योगिक और आपका सेवा सेक्टर है, उसमें बहुत ही कम लोग कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वहाँ पर उदारीकरण की नीतियाँ अभी तक प्रवेश नहीं की गई है। उदारीकरण नीतियों से कहने से तात्पर्य है आपकी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि 1991 से पहले भारत भी ऐसा ही अल्पविकसित देश था कहीं ना कहीं, जहाँ की जीडीपी में एग्रीकल्चर बहुत हावी था और जो यहाँ पर इंडस्ट्री और जो सेवा सेक्टर था वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे। परंतु जैसे ही भारत में नीतियाँ उदार बनाई गई, जैसे ही भारत में एफडीआई आने लग गया और पोर्टफोलियो निवेश आने लग गया और ये आपकी बीमा सेक्टर, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई जिसमें कि विदेशी भी आपका निवेश कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी कुछ पावर आ गई। तो उसके बाद से भारत भी विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और अब ये विकसित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो अधिकतर अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ तक हमने अपनी अर्थव्यवस्था की मूलभूत बातों को ख़त्म कर लिया है। अब हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करेंगे। देन आपका कल मेरे द्वारा एक क्विज का वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के रूप में। देखिए अर्थव्यवस्था पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था पढ़ने का उद्देश्य, अर्थव्यवस्था तो सभी पढ़ते हैं, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि उनका उद्देश्य है क्या आखिरकार। तो देखिए आर्थिक वृद्धि से हम सभी परिचित हैं कि किसी देश की जीडीपी में होने वाली ग्रोथ, अर्थात किसी देश की इनकम में होने वाली वृद्धि या उस देश के नागरिकों की आय में होने वाली वृद्धि को ही हम आर्थिक ग्रोथ के नाम से परिभाषित करा था हमने अपने पहले वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक वृद्धि की बात होती है तब इसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। मात्रात्मक पक्ष की बात मतलब कि यहाँ पर ओनली मनी की बात हो रही है, मात्रात्मक की मात्रा में मनी का ग्रोथ हो तो हम उसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे। और आर्थिक विकास बोला था कि जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, उसके साथ ही मानवीय गुणवत्ता में भी वृद्धि हो, अर्थात कि स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि कैसा है। तो आर्थिक वृद्धि में ओनली पैसे की बात की जा रही, किसी देश की जो आपकी ईयरली आय है उसमें वृद्धि हो या उसके देश के नागरिकों की आय में वृद्धि हो। और आर्थिक विकास से हमने देखा था पिछली बार वीडियो में अपने कि आर्थिक विकास क्या है कि जिसमें देश की आय में तो वृद्धि हो, साथ ही मानवीय गुणवत्ता में वृद्धि हो, अर्थात वहाँ का बच्चा स्वस्थ रहे, कुपोषित ना हो, हेल्थ की इशू ना हो, उसे कोई एजुकेशन पॉलिसी अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, लोग खुश हो, प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो। तो यहाँ पर आर्थिक विकास में हम मानवीय गुणवत्ताओं को भी शामिल करते हैं। देखिए 1970 के दशक तक आपका, देखिए पहले तो आप बात समझिए, 1960 के दशक तक देखा गया कि जो आर्थिक वृद्धि है वो ही किसी देश के आगे बढ़ने का एक पैमाना है, अर्थात आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को एक ही समझा जाता था। वो कैसे समझा जाता था कि सब अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जो आर्थिक वृद्धि है अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो आर्थिक विकास कहीं ना कहीं स्वयं प्राप्त कर ही लेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 1970 के दशक में देखा गया कि विकास भी साध्य है, साधन नहीं, क्योंकि हमने विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो किया पर इनके पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। स्पष्ट था कि हम लंबे समय तक विकास नहीं कर सकते। देखिए 1970 के दशक से पहले क्या था कि आपका पहले हम आर्थिक वृद्धि को ही विकास का पैमाना मानते थे, लेकिन अर्थशास्त्रियों द्वारा विकास को एक
अलग अवधारणा के रूप में विकसित किया गया। इसमें बोला गया कि भाई जो आर्थिक वृद्धि है वो पैसे से संबंधित है ओनली, और जो विकास है मानवीय गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है इसमें। तो अब हमारा उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना ना होकर आर्थिक विकास को प्राप्त करना होगा। तो सभी कंट्रीज़ में पॉलिसी अपनाई गई कि हम आर्थिक विकास को प्राप्त करेंगे। परंतु 1970 के दशक में देखा गया कि विकास, जो आर्थिक विकास भी है, ये एक साधन है, साध्य नहीं, अर्थात कि यह एक विकल्प है, लक्ष्य नहीं। तो साधन को विकल्प बोला गया है और साध्य यहाँ पर लक्ष्य है। तो 1970 के दशक में देखा गया कि विकास भी साधन है और साध्य नहीं, क्योंकि हमने विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इतना कर लिया है कि उनके पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, जो लंबे समय तक हम विकास नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1970 के दशक के आसपास देखा गया कि जो आपका आर्थिक विकास की जो अवधारणा दी जा रही थी, जिसमें मानवीय गुणवत्ता की बात की जा रही थी, वो भी एक साधन है। साधन अर्थात एक विकल्प है, साध्य नहीं। साध्य का मीनिंग है यहाँ पे आपका लक्ष्य। तो विकास भी आपका साधन है, एक साध्य नहीं, अर्थात लक्ष्य नहीं है। क्योंकि हमने विकास के नाम पर क्या किया है, आर्थिक विकास के नाम पर क्या किया है हमने, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपका जल है, आपका मिनरल्स है, आपका मिट्टी है, मृदा और तमाम चीज़ें हैं जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमने कि आर्थिक विकास प्राप्त करने के नाम पर उनका कितना दोहन किया है। आज पोल्यूशन देख लीजिए, आप कोविड-19 देख लीजिए, तो ये सारे हमने विकास के नाम पर ही नेचर में इतना खिलवाड़ कर दिया है कि आज भी विकास जो है आपका ओनली साधन रह गया, वो लक्ष्य नहीं है। अर्थात लोगों का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट हुआ कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अंतिम लक्ष्य अपना रखना चाहिए, क्योंकि विकास में भी समस्याएं आ रही हैं। हम कहीं ना कहीं आर्थिक विकास प्राप्त करने के बाद भी समस्याओं से ग्रसित है, क्योंकि मानवीय गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जैसे पहले आर्थिक वृद्धि में सोचा गया था कि आर्थिक वृद्धि में ओनली मनी की बात की जा रही थी, जीडीपी में की ग्रोथ हो, फिर विकास में बात की गई कि मानवीय गुणवत्ता में वृद्धि हो। लेकिन हमें 1970 के दशक के बाद मालूम चला कि विकास भी साधन है, साध्य नहीं। अर्थात विकास में भी मानवीय गुणवत्ता में समस्याएं बनी ही रहेगी, अर्थात मानवीय गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, क्योंकि हमने नेचुरल रिसोर्सेज का इतनी तेज़ी से दोहन करना प्रारंभ कर दिया है कि उनके पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया है। और अगर लंबे समय तक हम विकास के नाम पर ऐसे ही संसाधनों का दोहन करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद ये शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल शून्य। और फिर हम अपनी जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए नेचर पर आधार, तो हम उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि विकास भी साधन है, साध्य नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर जब कई सारी कंट्रीज साथ में बैठी तो उन्होंने विचार विमर्श करना स्टार्ट किया कि विकास में भी समस्याएं आ रही है, आर्थिक विकास में भी, कि मानवीय गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा। क्योंकि आर्थिक विकास में भी कहीं ना कहीं हम देखिए कोविड-19 अभी आर्थिक विकास का ही तो एक उदाहरण है। चाइना ने नेचर से इतनी छेड़छाड़ करी कि वो नई वैक्सीन पे टेस्ट करने लगा, चमगादड़ों पे टेस्ट करने लगा। तो ये नेचर से खिलवाड़ करोगे आप आर्थिक विकास के नाम पर तो आपको नेचर ऐसी उलटपलट करेगी आपके सामने। निकाला एक सतत विकास का नाम दिया। जो आपके अर्थशास्त्री थे, ये सतत विकास की अवधारणा पर पहुँचे। अब सतत विकास क्या होता है, तो सतत विकास देखते हैं। ऐसा विकास जहाँ संसाधनों का दोहन इस दर से किया जाए कि उसी दर से उसका पुनर्निर्माण भी हो। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है, वर्तमान गतिविधियां तो होती रहे परंतु बाद में भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ऐसा विकास आपका सतत विकास है। तीसरी लाइन में बताया गया सतत विकास को 1992 में सर्वप्रथम परिभाषित किया गया है। देखिए, हम आर्थिक विकास से परिचित हैं कि आर्थिक विकास क्या था, मानवीय गुणवत्ता की बात की जा रही थी, परंतु आर्थिक विकास में हमने कहीं ना कहीं संसाधनों का इतना अधिक दोहन कर दिया है कि उनके पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया है। अगर आर्थिक विकास के नाम पर हम ऐसे ही संसाधनों का दोहन रेगुलर करते रहें तो एक टाइम के बाद ये जो हमारे आर्थिक संसाधन है शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्रियों द्वारा एक नया मॉडल लाया गया जिसका नाम था आपका सतत विकास। इसको 1992 में सर्वप्रथम अपनाया गया था पृथ्वी सम्मेलन में, सतत विकास। तो इसमें बताया गया कि संसाधनों का दोहन इस दर से किया जाए कि उसके पुनर्निर्माण को भी समय मिले। अर्थात जो हम संसाधनों का दोहन इतनी तीव्र गति से कर रहे हैं, ये इतनी तीव्र गति से ना करके हम संसाधनों का दोहन बहुत ईजी वे में करें। ईजी वे में अर्थात इस स्पीड से करें कि एक टाइम पीरियड के बाद ये संसाधन पुनर्निर्माण हो सके, अर्थात पुनर्निर्मित हो सके। तो अंधाधुंध दोहन मत करो संसाधनों का। आप सभी को समझना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं इतने महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर जल पूरा वर्ल्ड इस पर पूरा
पूरा विश्व इस पर आधारित है। अगर हम जल को आज हमने इतना प्रदूषित कर दिया है, इंडिया का 72 से 75% जल प्रदूषित है जो हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमने 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 मृदा में इतने उर्वरक, इतना फर्टिलाइज़र का यूज़ करके मृदा की क्षमता बिल्कुल शून्य कर दिया है। नदियों का उदाहरण ले लीजिए आप, गंगा यमुना जो हमारी सभ्यता की कहानी बयां करती है, आज वो कितनी प्रदूषित हो गई है, कितने उसमें सीवर लाइन छोड़े जा रहे हैं और गवर्नमेंट उसको सफाई के नाम पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, परंतु फिर भी हम उसकी पुरानी अवस्था को प्राप्त करने में असंभव हैं, क्योंकि ये सारा आर्थिक विकास का ही किया करा है। क्योंकि आर्थिक विकास के नाम पर ही हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं कि हम आर्थिक विकास को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो सतत विकास में यही बताया गया है कि हम आर्थिक संसाधनों का दोहन इस वे में करें, इस गति से करें कि उनको पुनः निर्मित होने का समय मिल जाए। ठीक है, अर्थात जो सेवाएं हम आज नेचर से प्राप्त कर रहे हैं वह ऐसा ना हो कि 10 से 20 से या 30 साल के बाद वो शून्य हो जाएं और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उससे वंचित हो जाएं। जैसे कि आजकल पेड़ों की कटाई कितनी अंधाधुंध हो रही है। तो वही बताया गया है यहाँ पर कि ऐसा विकास जहाँ संसाधनों का दोहन इस दर से किया जाए कि इसका पुनर्निर्माण भी हो। अर्थात जो सेवाएं हम अभी नेचर से प्राप्त कर रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे ये ना बोलें कि ऐसा भी होता था क्या, कि पेड़ नाम की भी कोई चीज़ थी जिस पे चिड़िया बैठती थी, आपकी फल देते थे पेड़। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बच्चे आपसे ना करें। तो इस प्रकार आप जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी केयर करें, अर्थात जल वेस्ट ना करें, गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, ये एक नागरिक होने के या वैश्विक नागरिक होने का कारण आपका कर्तव्य है कि आप नेचर को बहुत ही सरलता से यूज़ करें। तो नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, वर्तमान गतिविधियाँ तो होती रहे परंतु बाद में भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। ये भी क्लियर है आपको। सतत विकास को 1922 में सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। तो आपका जो सतत विकास था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो में परिभाषित किया गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं समावेशी विकास। देखिए आजकल मोदी जी इंडिया की गवर्नमेंट में छाए हुए हैं, तो इन्होंने देखा कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य कुछ लोगों का विकास ना होकर संपूर्ण मानव जाति का विकास है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा समावेशी विकास का एक सतत विकास मॉडल लाया गया था। विकास के क्रम में अंतिम व्यक्ति को भी विकास की धारा में लाना। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में गवर्नमेंट कितनी भी पॉलिसीज़ बना ले, कोई भी नियम ले आए, कोई भी योजना बना ले, उसमें कहीं ना कोई व्यक्ति पिछड़ जाता ही है। जैसे कि आपका आरक्षण दिया गया था, जो आपका रिजर्वेशन है, इसमें आरक्षण तो दे दिया गया है हमें कुछ कास्ट को, परंतु उसमें भी आजकल स्तर बन गया था। जो सबसे नीचे तबके का आदमी है उस कास्ट में, वो उसे आरक्षण का कुछ मालूम ही नहीं है, उसका लाभ ही नहीं उठा पा रहा है। तो उन्हें इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी वह विकास के पथ पर अपने को आगे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी विकास के क्रम में आगे लाना ही आपका समावेशी विकास है। अर्थात जो सबसे पीछे रह गया है, इतनी योजनाएं, इतनी नीतियां बनाने के बाद भी गवर्नमेंट के प्रयासों से भी उनको भी विकास के क्रम में आगे लाना। तो ऐसे ही मॉडल को भारत द्वारा समावेशी विकास का नाम दिया गया था। यहाँ पर बताया जा रहा है, हालांकि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में समावेशी विकास को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अर्थव्यवस्था के विकास का कोई भी मॉडल लेकर आओ और कुछ भी कर लो, समाज के कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जो उस मॉडल में अपने आप को आगे नहीं कर पाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो ऐसे पिछड़े लोगों को आगे लाना ही समावेशी विकास है। तो इसका सिंपल आप समावेशी विकास का एग्जाम्पल सिंपल आप आरक्षण से ले लेना कि आरक्षण जो उन जातियों को प्राप्त है, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें आरक्षण के बारे में मालूम ही नहीं है और वह इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है समावेशी विकास के माध्यम से कि ऐसे लोगों को भी विकास के पथ पर आगे लाया जाए, अर्थात वे अपनी क्षमताओं को पहचाने और कंधे से कंधा मिलाकर देश के जो GDP में अपना योगदान दे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी कुछ वॉइस की डिस्टर्बेंस होती है, मुझे कई बच्चों ने नोटिस किया है और कई ने मुझे पर्सनली कमेंट भी किया है, बट मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ सुधार हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं आपको डेली बेस आधार पर कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहूं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा मैं देख रहा हूं कि वीडियो को डिसलाइक किया जाता है, बट मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि वो वीडियो को डिसलाइक ना करके मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या दिक्कत है, आपको क्या चाहिए जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, आप मुझे कृपया सूचित करें, ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो में गलती
क्या है और मुझे सुधार क्या करना है। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।